हेलो साथियों, एमएस ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सैटरडे है और सैटरडे को टेक्स्ट बुक पर यूपीएसआई परीक्षा 2025-26 के लिए वीकली मॉक टेस्ट आता है, वीकली मेगा मॉक टेस्ट। तो उसको हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं जीएस के प्रश्नों को। तो सभी वीडियो को एंड तक देखेंगे और बने रहेंगे चैनल पर और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो आज है 14 फरवरी और जो आपका यूपी पुलिस एसआई के लिए अल्टीमेट वीकली मेगा टेस्ट जो लाइव टेस्ट आता है उसको हम यहाँ पर आप एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारा RWA का 40 प्रैक्टिस सेट्स की यहाँ पर जो आपकी प्लेलिस्ट चल रही है, तो उसको भी उम्मीद करता हूँ आप सभी देख रहे होंगे। 3 टेस्ट वहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आज का? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलपूजा के पास आयोजित नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता श्रेणी की सबसे प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय प्रतियोगिता है। किस श्रेणी की है? आपका बैडमिंटन है क्या, बास्केटबॉल है क्या, नौका दौड़ है क्या, या आपका घुड़दौड़ है क्या? ठीक है, तो देखिए केरल में अलपूजा के निकट नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता का संबंध जो है वो नौका दौड़ श्रेणी से है। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये आज आयोजन अगस्त माह के दूसरे शनिवार को जो है प्रतिवर्ष किया जाता है और इस ट्रॉफी का जो नाम रखा गया है नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1952 से हुई है। ठीक है, 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी की अलपूजा यात्रा की स्मृति में, ठीक है, आयोजित की गई है, क्योंकि 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अलपूजा केरल में जो है गए थे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस संशोधन ने अनुच्छेद 39A को जोड़ा जिससे गरीबी को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित की गई? ठीक है, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता जो है यहाँ पर सुनिश्चित की गई थी, किसके माध्यम से सुनिश्चित की गई थी? देखिएगा यहाँ पर 97वां संशोधन अधिनियम 2011 है क्या, 86वां संशोधन अधिनियम 2002 है क्या, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 है क्या, या आपका 42वां संशोधन अधिनियम 1976 है क्या? देखिए, डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अगर बात की जाए तो भारत के संविधान के भाग 4 में इनको रखा गया है और आर्टिकल 36 से 51 तक इनको यहाँ पर जगह दी गई है। और हमारा प्रश्न है आर्टिकल 39A के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आर्टिकल 39A इसमें क्या है? इसमें है आपका समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। इस प्रावधान को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शामिल किया गया था। आंसर इसका सही हो जाएगा आपका 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का संबंध किससे है? सहकारी समिति से है। ठीक है, सहकारी समिति से 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का संबंध है। 86वां संवैधानिक संशोधन आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 11वां मौलिक कर्तव्य भी शामिल किया गया और आर्टिकल 45 को भी यहाँ पर संशोधित किया गया था। 44वां आपका संवैधानिक संशोधन 1978, इसके माध्यम से क्या किया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। और एक प्रावधान आपातकाल में यहाँ पर किया गया था, जो आंतरिक अशांति था उसको हटा करके यहाँ पर क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? देखिएगा, आपका 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बनिक यौगिक का सही नाम कौन सा है? प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन, प्रोपेनल या फिर आपका प्रोपीन? देखिएगा, प्रोपेनॉल, देखिए ओल किस में आता है? आपका एल्कोहल में ओल आता है। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक, तो उसमें आपका एल्कोहल में ओल आता है अंत में। और प्रोपेनोन, ओन किस में आता है? आपका कीटोन में आता है। ठीक है, कीटोन में आपका ओन आता है। नल आपका एल्डिहाइड में आता है, इसमें CHO होता है। ठीक है, इसमें CO ग्रुप होता है। प्रोपीन, इन किस में आता है? आपका एल्कीन में आता है। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारा कीटोन समूह के बारे में प्रश्न पूछ रहा है और इसके लिए सही आंसर आपका हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3CO CH3। ठीक है, ये आपका प्रोपेनोन का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका?
देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता किस में प्रदर्शित की जा होती है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान ही हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जिन्हें पृथ्वी पर सबसे पहले जाना जाता है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्किया दोनों ही शामिल होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक झिल्ली होती है और इसीलिए सभी प्रतिक्रियाएं साइटोप्लाज्म के भीतर ही होती हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपका कोशिका द्रव्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, न्याय मित्र की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा की जाती है? भारतीय चुनाव आयोग, भारत की न्यायपालिका, संसद या फिर आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है। तो न्याय मित्र की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। देखिए न्याय मित्र ये कौन होते हैं? न्याय मित्र वह व्यक्ति होता है जो किसी मामले में पक्षकार नहीं होता है, ठीक है, और किसी पक्ष द्वारा अनुरोध किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है, और जो मामले में मुद्दों पर असर डालने वाली जानकारी, विशेषज्ञता या अंतर्दृष्टि प्रदान करके अदालत की सहायता करता है। मतलब अदालत का मित्र होता है। न्याय मित्र कौन होता है? अदालत का मित्र होता है। तो इसका गठन कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी, ठीक है, न्यायपालिका करेगी इसका गठन। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 क्या है आपका, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा, ठीक है, नहीं है? कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर आपका श्रीलंका, ठीक है। देखिए राष्ट्रमंडल क्या है यहाँ पर, कॉमनवेल्थ इसको हम कहते हैं। जो मुल्क कहीं ना कहीं ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं या ब्रिटेन के यहाँ पर आपके वो उपनिवेश रहे हैं, तो उनको यहाँ पर राष्ट्रमंडल की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका, ठीक है। तो इनमें आपका आंसर हो जाएगा चीन। चीन राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है, इसलिए राष्ट्रमंडल खेलों का भी ये हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है हर 4 वर्ष में होता है, ठीक है। और भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण की? तो मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संविधान सभा ने ग्रहण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन कारण वाला हमारा सवाल है। क्या है आपका, राजकोषीय नीति सरकार के राजस्व संग्रह और व्यय के उपयोग से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। कथन 2, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों ही मौद्रिक नीति के विषय हैं। उपर्युक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका केवल 1, केवल 2, दूसरा है 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। देखिए राजकोषीय नीति क्या होती है? राजकोषीय नीति राजस्व संग्रह, ठीक है, सरकार के राजस्व संग्रह और व्यय के उपयोग को संदर्भित करती है, जिससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ पर सही है। दूसरा क्या है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों ही मौद्रिक नीति के विषय हैं। देखिए ये मौद्रिक नीति के विषय नहीं है, ये किसके विषय हैं? राजकोषीय नीति के ही विषय हैं, ठीक है। किसके विषय हैं ये? राजकोषीय नीति के ही, रेवेन्यू पॉलिसी, ठीक है, राजकोषीय नीति के ही ये आपका विषय होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? केवल 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए जो राजकोषीय नीति होती है वो सरकार की होती है और मौद्रिक नीति होती है केंद्रीय बैंकों की, ठीक है। केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति का संचालन करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है आपका, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के आधुनिकीकरण के लिए उम्मीद केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। उम्मीद की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, ठीक है? यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी और डेवलपमेंट, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी और डेवलपमेंट, यूनिवर्सल मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी और डेवलपमेंट, यूनिफाइड मुस्लिम एम्पावरमेंट एजुकेशन और डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी और डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या निकल करके आ जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये 1995 का जो वक्फ अधिनियम है, ठीक है, उसको यहाँ पर उसकी जो है देखरेख में ही यहाँ पर किया गया है, ठीक है। केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये एक। क्या करता है ये? इस पोर्टल का उद्देश्य है वक्फ संपत्ति के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और जन सहभागिता को बढ़ावा देना, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है? भारत में लौह युग जो है आपका कब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लौह युग का जो संबंध है वो
किस आपका यहाँ पर जो ये टाइम पीरियड लिखा हुआ है 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चला ये, और किससे संबंध है इसका? वैदिक काल से, ब्रिटिश से, मौर्य से, या फिर आपका मुगल से। देखिए भारत में जो लौह युग का संबंध है वो वैदिक काल से है। वन ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में लौह युग वैदिक काल से जुड़ा हुआ है, जो लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, वैदिक काल, देखिए वैदिक काल किस समय को दर्शाता है? वैदिक काल उस समय को दर्शाता है जब भारत में लोहे के औजार और हथियार व्यापक रूप से उपयोग किए जाने लगे। तो लोहे की शुरुआत कब होती है? वैदिक काल में ही लोहे की शुरुआत यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? मुगल काल के दौरान लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? आपका 1526 ईस्वी में होता है। ठीक है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर? पानीपत के युद्ध के बाद, ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, 1527 में कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध होता है। 1528 में आपका युद्ध होता है आपका चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो फिर 1528 में होता है आपका घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा युद्ध का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर, ठीक है, बाबर के बीच होता है ये भी। और शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था 1500, ठीक है, 39 ईस्वी में। ठीक है, जो आपका घाघरा का युद्ध लड़ा गया था वो बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो इनको अगर हम क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो चौसा वाला सबसे लास्ट में आएगा और पानीपत वाला सबसे पहले आएगा। ये ऑप्शन आपका 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है? 11। स्थिर अवस्था में एक समान वेग से गतिमान होने पर पिंड का त्वरण समय आलेख क्या होता है? ठीक है, त्वरण और समय आलेख क्या होता है? देखिए त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब एक समान वेग है तो यहाँ पर वेग तो परिवर्तित होगा ही नहीं, तो त्वरण क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, त्वरण 0 हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो आपका टी यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हमने कर दिया है त्वरण को प्रदर्शित। ठीक है, त्वरण को प्रदर्शित कर दिया है। अब देखिए आपका किसी भी समय अंतराल में त्वरण क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, त्वरण 0 रहेगा तो हमारे जो इसका ग्राफ आ जाएगा वो आपका इसी एक्स एक्सिस पर ही रहेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ही रहेगा, यहीं पर रहेगा। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? समय अक्ष के साथ संपाती सीधी रेखा। ठीक है, जो समय अक्ष है ये वाला टी एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस पे है, समय अक्ष के साथ क्या रहेगा? संपाती रेखा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि त्वरण यहाँ पर 0 है। ठीक है, त्वरण अगर कुछ होता तो यहाँ आपका फिर क्या आता? या तो यहाँ आता इस तरीके से, ठीक है, कहीं भी आता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। आर्टिकल 214, 240, 244 या फिर आपका 238। देखिए जो हमारे भारत का संविधान है, ठीक है, इसके आर्टिकल 244 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों की परिभाषा दी गई है। ठीक है, और इसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 244। ठीक है, और इसे भारत के संविधान के भाग 10 में रखा गया है। भाग 10 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों की परिभाषा जो है 5वीं अनुसूची में है, और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, इन 4 राज्यों से अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से हमारे भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत कौन सा है? ठीक है, राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत कौन सा है? देखिए नीति के निदेशक सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो डीपीएसपी आपके किस भाग में आते हैं? भाग 4 में आते हैं। ठीक है, नीति के निदेशक तत्व क्या हैं? ये देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए संविधान द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश हैं। ठीक है, दिशा निर्देश हैं।
देखिए, बात की जाए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना करना और हिंसा से का परित्याग करना, ये मौलिक कर्तव्य है, डीपीएस में नहीं है। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, और ये जो प्रावधान आता है ये आपका आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 44 से ये आता है, ठीक है, आर्टिकल 44 से अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान दिया गया है। करंट अफेयर्स में आप बताएंगे कमेंट करके कि किस राज्य ने समान नागरिक संहिता स्थापित करने के लिए जो है यहाँ पर अपनी विधानसभा में विधेयक पास किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अधिकारों को कहा जाता है आर्थिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो जो हमारे प्यारे संविधान का भाग 3 है, और भाग 3 में क्या रखा गया है, मौलिक अधिकार रखे गए हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कर्नाटक के किन स्मारकों को यूनेस्को की, ठीक है, किन स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। हम्पी, लक्कुंडी, बादामी, गोल गुंबज, ठीक है, हम्पी, लक्कुंडी, बादामी या फिर आपका गोल गुंबज। तो देखिए जो आपके कर्नाटक के लक्कुंडी स्मारक है, ठीक है, ये किस वंश से संबंधित है, ये कल्याण चालुक्य काल से जो है ये संबंधित है। इनको अस्थायी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। ये है क्या, लक्कुंडी की प्रमुख संरचनाओं में काशी विश्वेश्वर, मणिकेश्वर मंदिर जो है इसमें शामिल है, ठीक है। चलिए, और यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची में क्या होता है, अस्थायी सूची विश्व धरोहर सूची में किसी स्थल को नामांकित करने की प्रक्रिया का पहला चरण होता है। देखिए, जो आपकी मेन लिस्ट होती है उसमें शामिल करने के लिए पहले अस्थायी सूची में शामिल किया जाता है, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या है। आपूर्ति के नियमानुसार जब किसी उत्पाद का मूल्य घटता है, ठीक है, जब किसी उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होगी। देखिए, जब किसी भी वस्तु की यहाँ पर आपका मूल्य घटेगा, ठीक है, तो उसकी आपूर्ति भी जो है यहाँ पर कम हो जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ये अर्थशास्त्र का नियम है, किसी वस्तु की कीमत में कमी से उसकी आपूर्ति में भी कमी आ जाती है, ठीक है। कीमत कम होने से क्या होता है, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगते हैं तो मार्केट में कम हो जाती है, और कम हो जाती है तो फिर उसकी आपूर्ति भी यहाँ पर कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां प्रश्न है व्यापार संघ। व्यापार संघ के बारे में क्या प्रश्न है हमारा। व्यापार संघ को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई, ठीक है, सूची में सूचीबद्ध किया है। देखिए, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो इसमें 3 प्रकार की सूची है। कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, और तीसरे स्थान पर आती है आपकी समवर्ती सूची, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। और व्यापार संघ को कहाँ पर रखा गया है, ठीक है, समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधिकार शामिल होते हैं। समवर्ती सूची में क्या होता है, कानून बनाने का अधिकार केंद्र संसद का भी होता है और राज्य विधानमंडल का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 18 क्या है, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, पहला कथन है आपका, वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया को एडक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एडवेक्शन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, हवा की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को संवहन कहते हैं, ठीक है। तीसरा है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत में चलने वाली लू हवाएं एडक्शन के कारण होती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिएगा, जो वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया को यहाँ पर कहा जाता है कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन कहा जाता है, ना कि आपका एडवेक्शन। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कन्वेक्शन कहा जाता है। दूसरा है यहाँ पर, हवा की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को एडक्शन कहा जाता है, एडवेक्शन। दूसरे स्टेटमेंट को एडवेक्शन कहा जाता है। लिखा हुआ है संवहन, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पहला और दूसरा गलत हो गया आपका, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल 3। और केवल 3 में क्या है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत में चलने वाली लू हवाएं एडवेक्शन के कारण होती हैं। और एडवेक्शन क्या होता है, हवा की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण। जब लू चलती है तो आपने देखा होगा गरम गरम जो है गालों पे चपत लगते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। सरकार
किशोर लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए नव्या लॉन्च करने जा रही है। नव्या का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, नव्या का पूर्ण रूप यहाँ पर आपका क्या है? नेशनल वोकेशनल यूथ एडवांसमेंट, न्यू एस्पिरेंस फॉर यंग एडोलसेंट्स, नर्चरिंग एबिलिटीज वाया यंग अचीवर्स, नर्चरिंग एस्पिरेंसेस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो नव्या सरकार लॉन्च करने जा रही है, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नर्चरिंग एस्पिरेंसेस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सरकार किशोर लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए नव्या लॉन्च करने जा रही है। ठीक है, नव्या की अगर बात की जाए तो विकसित भारत @247 2047 विकसित भारत ठीक है 2047 के तहत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और संयुक्त पहल है ये किस किस की? महिला और बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को। इसमें किस आयु वर्ग की लड़कियों को रखा जा रहा है? 16 से 18 वर्ष की किशोर लड़कियों को ये टारगेट करता है। ठीक है, कम से कम 10th पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। भारत में राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, देखिए राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में दिया गया है और आर्टिकल 53 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ठीक है, 52 से 78 तक यहाँ पर कार्यपालिका दी गई है। भाग 5 में, कौन से भाग में? भारत के संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष होता है। कौन से आर्टिकल में है ये? ठीक है, आपका देखिए आर्टिकल 54 में क्या है? निर्वाचन। आर्टिकल 55 में है आपका निर्वाचन की रीति। ठीक है, निर्वाचन की रीति। और राष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल में होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है आपका आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 क्या है? मानव संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करना, राज्यों में मानवाधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना करना, या फिर आपका उपर्युक्त सभी। देखिए 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आता है। ठीक है, 1993 में इसका उद्देश्य था मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव संरक्षण आयोग का गठन करना, ठीक है, राज्यों में मानवाधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना करना। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा डी। 4 आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। महिला कर्मचारियों द्वारा रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। ठीक है, तो ये अधिनियम कब का है? 2013 का है। ठीक है, इसके तहत दायर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक संगठन द्वारा किसी समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, उस समिति को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? जिला शिकायत समिति, महिला प्रकोष्ठ, आंतरिक शिकायत समिति, या फिर आपका स्थानीय शिकायत समिति। ठीक है, तो किसी भी संगठन में, ठीक है, यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए जो निवारण संगठन गठित किया जाता है उसको कहा जाता है आंतरिक शिकायत समिति। ठीक है, सी ऑप्शन यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये अधिनियम 3 सितंबर 2012 को लोकसभा से पारित हुआ। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये अधिनियम लोकसभा से कब पारित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। उत्तल लेंस की 2 सतहों की वक्रता त्रिज्या इसकी फोकस दूरी के बराबर है। देखिए वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी के बराबर है। उस सामग्री का अपवर्तक सूचकांक क्या है जिससे लेंस बना होता है? ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला होता है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं 1/f इज इक्वल टू होता है आपका, ठीक है, n-1। n-1 क्या होता है? n होता है आपका अपवर्तक सूचकांक, और यहाँ पर होता है 1/, ठीक है, 1/r1 माइनस, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, 1/r1 माइनस 1/ आपका r2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
इसकी अगर हम बात करें इस फॉर्मूला को कैसे पुट करना है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो R1 है वो आपकी दोनों की जो आपकी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी के बराबर है। ठीक है, उत्तल लेंस आपका इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपकी R1 क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। ठीक है, इस तल की जो यहाँ पर फोकस जो वक्रता त्रिज्या होगी वो पॉजिटिव होगी, तो R1 को हम पॉजिटिव ले लेंगे और R2 को, ठीक है, जो ये वाला तल होगा आपका इसकी वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होगी, तो इसको हम ले लेंगे -F। ठीक है, दोनों ही बराबर है। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे 1/F इज इक्वल टू क्या होता है 1/n-1 1/R1, R1 की जगह F रखेंगे -1/R2 और R2 की जगह पर क्या रखेंगे -F रखेंगे, क्योंकि दूसरा नेगेटिव है। अब ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको प्लस लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको प्लस लिख दूँ, 1/F हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए ये भी 1/F, ये भी 1/F, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 2/F हो जाएगा। ये क्लियर है ना, ये 2/F लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2/F। 2/F हो गया। अब देखिए ये F से F कट गया, अब जब ये F से F कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 2n-2। ठीक है, ये बचेगा आपका, अब मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 = 2n-2। ठीक है, अब ये 2 इधर प्लस में है तो इधर आपका माइनस में है, तो इधर आपका ये प्लस में हो जाएगा, +2 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3 = 2n, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 3/2, और 3/2 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1.5। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस का अपवर्तक सूचकांक जो आएगा वो आपका 1.5 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 24, हाई स्पीड सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज करने और इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? टर्शियरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। देखिए कैश मेमोरी क्या होती है, इसे अधिकांश मेमोरी से तेज कहा जाता है। अधिकांश मेमोरी की तुलना में इसे एक्सेस करने में कम समय लगता है। ये उन कार्यक्रमों को रखता है जो आपके बहुत कम समय में चलाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हाई स्पीड को सिंक्रोनाइज करने के लिए यहाँ पर आपका कैश मेमोरी यूज़ होगा। इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। वर्तमान में भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्यों की अगर बात की जाएगा, ठीक है, बात की जाएगी तो आपके मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। इनको 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में शामिल किया गया है। ठीक है, 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। बाद में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। तो इस तरह से भारत में मौलिक कर्तव्य कितने हैं आपके? ठीक है, मौलिक कर्तव्य 11 हो गए। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इनको यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा से संबंधित है? लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 105, 315, 325 या फिर आपका 226। देखिए अगर हम बात करें आर्टिकल 315, ये लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ठीक है, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग ये आपका संबंधित है। देखिए भाग 14 की अगर हम बात करें, भाग 14 आपका केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। ठीक है, भाग 14, तो इसी के अधीन ये आता है आपका आर्टिकल 315 से 323 तक क्या दिए गए हैं? लोक सेवा आयोग और इनके शक्तियाँ, कार्य, ठीक है, इनकी रिपोर्ट सभी यहाँ पर दिए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक? 315 से 323 तक। क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या है जी? भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा, ठीक है, उनकी रानी सत्यभामा भामा कलापम की कहानी से कौन सी नृत्य शैली जुड़ी हुई है? ठीक है, भामा कलापम की कहानी से कौन सी नृत्य शैली जुड़ी हुई है? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर आपका ओडिसी। देखिए यहाँ पर ये 8 शास्त्रीय नृत्यों में से यहाँ पर जो है 4 शास्त्रीय नृत्य लिखे हुए हैं, और इनमें जो आपका आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी होता है,
ये भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी इसमें बताई गई है। ठीक है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। कब किया गया? अभी क्वेश्चन पीछे भी आया था एक, 79वां है क्या, 45, 97 या आपका 16वां? तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से, ठीक है, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में रखा गया। और आपका कौन से मौलिक अधिकार के आर्टिकल 19(1)(c) में इसको रखा गया है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है दिया गया है। इसके अलावा, ठीक है, आर्टिकल 43(b) जोड़ा गया था। राज्यों को निर्देश दिए गए थे कि सहकारी समितियों का गठन कराएं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को किस संवैधानिक तंत्र द्वारा निरस्त किया गया है? देखिए, आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, 370(3) के तहत राष्ट्रपति का आदेश, 368 के तहत संसद द्वारा संशोधन, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, या अनुच्छेद 356 के तहत आदेश। देखिए, अनुच्छेद 356 में क्या होता है आपका, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, ये भी सही नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो आपका 370(3) के तहत जारी एक राष्ट्रपति के आदेश को, ठीक है, आदेश का उपयोग करके किया गया था, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 में संशोधन या अपवाद करने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आता है, जिससे जम्मू कश्मीर राज्य को, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका संक्रमणकालीन प्रावधान में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(a), कौन से? अनुच्छेद 39(a) के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को उपलब्ध कराए। क्या उपलब्ध कराए जी? सरकारी विश्वविद्यालयों में आरक्षण, कानूनी सहायता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, धार्मिक उपासना की जगहों पर प्रवेश। ठीक है, तो आर्टिकल 39(a) में क्या कहा गया है? ठीक है, आर्टिकल 39(a) जिसको 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया है 1976 में। इसमें समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। 31। भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक षड्यंत्र के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, बीएनएस कब का है? आपका 2023 का, जो कि रिप्लेस करता है आईपीसी 1860 को। ठीक है, 2023 का। जब 2 या अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने या करवाने के सामान्य उद्देश्य पर सहमत हों, ठीक है, और कोई कार्य अवैधिक कार्य हो या कोई ऐसा कार्य जो अवैध साधनों द्वारा अवैध नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे करार को आपराधिक षड्यंत्र नामित किया जाएगा। ठीक है, तो ये धारा 61 के तहत, बीएनएस की धारा 61 के तहत यहाँ पर, ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र में आपका क्या क्या आ जाएगा? ठीक है, कोई भी अवैध कार्य, एक करार और उसके अनुसरण में किया गया कार्य, किसी करार के अनुसरण में किया गया कार्य। ठीक है, करार मतलब यहाँ पर 2-3 लोग मिलकर के यहाँ पर आपस में, ठीक है, कोई यहाँ पर गतिविधि करने का, आपराधिक गतिविधि करने का यहाँ पर जो है मन बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। ठीक है, 4 विकल्प इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिएगा, जब कोई किसी आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसको मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के सश्रम कारावास से दंडनीय अपराध करना, ठीक है, इसमें माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32 है बीएनएसएस की धारा 525। ठीक है, बीएनएसएस मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, इसकी धारा 525 के अनुसार जहां कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के किसी मामले में व्यक्तिगत रूप से रुचि रखता है, वह ना तो ऐसे मामले की सुनवाई करेगा और ना ही उसे मामले के लिए सौंपेगा और ना ही ऐसे मामले में किसी अपील को सुनेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त हो गई हो, ठीक है,
कब वो ऐसा नहीं करेगा? कैसा? जहाँ कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी मामले में व्यक्तिगत रूप से रुचि रखता है तो वह ना तो ऐसे मामले की सुनवाई करेगा और ना ही उसे मामले के लिए सौंपेगा और ना ही ऐसे मामले में किसी अपील को सुनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति प्राप्त हो गई हो, अपनी अपीलीय अदालत की पूर्व अनुमति प्राप्त हो गई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, किसी न्यायाधीश को या मजिस्ट्रेट को अगर अपनी अपीलीय अदालत की पूर्व अनुमति प्राप्त हो गई हो और वह उस मामले में रुचि रखता है तो वह यहाँ पर उस अपील को नहीं सुनेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह है कि किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को किसी मामले में पक्षकार या व्यक्तिगत रूप से रुचि रखने वाला नहीं माना जाएगा। ठीक है, न्यायाधीश जो हो वो किसी भी मामले में पक्षकार नहीं होना चाहिए, वह न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिएगा मैं न्यायाधीश होकर मैं किसी केस में रुचि रख रहा हूँ तो मैं तो जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ उसी की तरफ मैं निर्णय दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से असंवैधानिक काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जमानतीय और अजमानतीय अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत प्रदान किया गया है? ठीक है, तो BNSS 2023 की अगर हम बात करें तो ठीक है, किस अनुसूची में जमानतीय और गैर जमानतीय अपराधों का वर्गीकरण किया गया है? तो इसकी अनुसूची 1 में इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 34। ठीक है, 34 है आपका किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये कब का है जी? 2015 का है। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति की आयु का आकलन करते समय न्यायालय बोर्ड को निम्नलिखित वरीयता क्रम में दस्तावेज साक्ष्यों पर विचार करना अपेक्षित है। ठीक है, किस तरह से करेगा? देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले वह यहाँ पर देखेगा आपका स्कूल से जारी जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र। उसके बाद किसी निगम या नगर पालिका, ठीक है, या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, फिर यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है, अस्थि भंग परीक्षण रिपोर्ट। ठीक है, अस्थि भंग परीक्षण रिपोर्ट। आयु का निर्धारण अस्थि भंग परीक्षण या समिति या बोर्ड के आदेश पर आयोजित किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है स्कूल से जारी जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन, ठीक है, आपका प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार विज्ञापन की परिभाषा में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ठीक है, देखिए स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 क्यों लाया गया? स्त्रियों के अश्लील जो है यहाँ पर प्रसारण को रोकने के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए कोई भी नोटिस, कोई भी यहाँ पर इश्तेहार किसे कहते हैं? विज्ञापन को। कोई भी लेबल, कोई भी आवरण, प्रकाश, ध्वनि या धुआं या गैस के द्वारा निर्मित कोई भी दृश्य चित्रण इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये 1986 इस अधिनियम की धारा 2A में लिखा गया है। कौन सी धारा में? धारा 2A में ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम किस तारीख को पारित किया गया था? ठीक है, जो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम है ये किस तारीख को पारित किया गया था? देखिए जो मूल आपका मोटर वाहन अधिनियम है ये कब का है? ठीक है, ये 1988 का है ना, 1988 का है मोटर वाहन अधिनियम। ठीक है, इसमें संशोधन किया गया 2000, कब किया गया? 2000, ठीक है 19 में इसमें संशोधन किया गया। ये अधिनियम था 2019 का। ठीक है, ये अधिनियम आया 2019 में संशोधन के लिए, लेकिन ये पारित हुआ था आपका 27 नवंबर 2021 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989। ठीक है, तो SC/ST एक्ट ये कब का है? 1989 का है। ठीक है, इसके अंतर्गत किसी दूसरे या बाद के अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर कारावास की न्यूनतम अवधि क्या है? ठीक है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या फिर आपका 3 साल। ठीक है, तो इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार क्या है? बाद में दोष सिद्धि के लिए बढ़ी हुई सजा से संबंधित है। ठीक है, बाद में अगर कोई किसी की दोष सिद्धि होती है तो वहाँ पर उसको 1 वर्ष की सजा हो जाएगी, धारा 5 के अकॉर्डिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। इसमें यह है कि विशेष रूप से इसमें कहा गया क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को पहले ही, ठीक है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है और फिर उसे अपराध या किसी बाद के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसे 1 वर्ष की न्यूनतम कारावास अवधि का सामना करना ही पड़ेगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है तो, ठीक है, की राय बोर्ड की राय माना जाएगी। अध्यक्ष की राय, ऐसे 3 सदस्यों की 3/4 बहुमत, ऐसे सदस्यों के बहुमत, ऐसे सदस्यों के 2/3 बहुमत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बहुमत होगा, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है आपका 1980 का है। ठीक है, 1980 का ये अधिनियम है। इसमें सलाहकार बोर्ड होता है एक। ठीक है, सलाहकार बोर्ड में आपका कितने सदस्य होते हैं, कोई बताएगा? ठीक है, सलाहकार बोर्ड में 1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, बोर्ड में आपके आमतौर पर 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं जी? 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये आपके 3 सदस्य होते हैं। जब यहाँ पर किसी भी मामले में आपका मतभेद हो जाए तो जो बहुमत होगा वो यहाँ पर पूरे बोर्ड की राय मानी जाएगी। ठीक है, जो बहुमत होगा वही यहाँ पर बोर्ड की राय होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 39 एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद एक प्रश्न और रह जाएगा, फिर वीडियो को करेंगे एंड। चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या प्रावधान करता है? देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये क्या प्रावधान करता है? ठीक है, सार्वजनिक प्राधिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रावधान करता है। किसी भी व्यक्ति को सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसार, अपीलीय निकाय के रूप में केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के सूचना आयोगों की स्थापना। तो देखिएगा यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम जो है इसका मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के काम में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए हमारे लोकतंत्र का काम करना है। ठीक है, लेकिन इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन की स्थापना करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर बात करें, दूसरे स्टेटमेंट लिखा हुआ है सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसार करना। तो यहाँ पर सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसार नहीं होगा। मान लीजिएगा कोई यहाँ पर कोई गोपनीय सूचना है तो उसको यहाँ पर पारित नहीं किया जाएगा जनता के समक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्या कहता है? कोई व्यक्ति फरार हो गया है, ठीक है, उसके द्वारा आदेश का पालन ना करने पर उसको कितने टाइम का यहाँ पर कारावास हो सकता है? 3 महीने का, 2 वर्ष का, 6 महीने का या फिर आपका 1 वर्ष का। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या रासुका के तहत यहाँ पर आपका 1 साल की सजा, ठीक है, कारावास की सजा उसको हो सकती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत। तो क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे 40 प्रश्नों का ये वीकली मेगा लाइव टेस्ट था। ठीक है, अल्टीमेट वीकली मेगा लाइव टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आपका यूपी पुलिस होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, उसके भी यहाँ पर मेगा लाइव टेस्ट जो आते हैं उनको कराएंगे। इसके अलावा RWA के जो 40 प्रैक्टिस सेट्स हैं उनकी हम यहाँ पर प्लेलिस्ट में अपने जो है डेली क्लास कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप उन्हें भी देख रहे होंगे। इसके अलावा चैनल के जो आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक भी दे दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एंड करेंगे वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, क्लास को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे।